स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जैसा कि आप सब ने कल देखा था, हमने पढ़ा था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, स्ट्रक्चर ऑफ स्टामेन, जिसमें डाइथिकस मोनोथिकस के बारे में मैंने बताया था। कुछ क्वेश्चंस भी पूछे थे जिसका आंसर अभी तक कुछ बच्चों ने नहीं दिया है। सबसे पहले मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चंस क्या थे। पहला क्वेश्चंस था जिसमें मैंने पूछे थे मोनोथिकस एंथर के एग्जाम्पल, डाइथिकस एंथर के एग्जाम्पल, जो कुछ स्टूडेंट्स ने बता दिए थे, ठीक है, और सबने अच्छे ही बताया था। दूसरा क्वेश्चन मेरा था कि जो मिडल लेयर होती है उसके अंदर पेरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, उनकी क्या स्पेशलिटी है। और तीसरा क्वेश्चन था जो टैपेटम होती है, जिसका काम होता है न्यूट्रिशमेंट प्रोवाइड कराना जो मदर सेल्स होती हैं उनको, ठीक है। तो वो जो न्यूट्रिशन है, वो जो न्यूट्रिटिव लेयर है टैपेटम, उसके अंदर न्यूट्रिशन कहाँ से आता है, ये 3 क्वेश्चंस थे। तो आज आप इनके आंसर दे सकते हो। अभी फटाफट से हम पढ़ने चलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है इसका नाम क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो इसके नाम से पता चल रहा है हमें कि एक तो वर्ड आ रहा है माइक्रोस्पोर और एक आ रहा है जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है जनरेशन, राइट। तो जेनेसिस का मतलब क्या होता है, जनरेशन। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि किसी चीज़ का जनरेशन हो रहा है। अब जनरेशन किसका हो रहा है, या फिर जनरेशन या फिर प्रोडक्शन हो रहा है माइक्रोस्पोर्स का, तो हम बोल सकते हैं जनरेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। अब ये तो समझ में आ गया कि जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है इसका मतलब है जनरेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। बट जनरेशन ऑफ माइक्रोस्कोप्स कहाँ से, कौन सी सेल से, तो वही हम आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ये जो डायग्राम है ये कल आपने देखा था, दिस इज़ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। और ये जो पॉइंट्स हैं, बताओ ये कौन से पॉइंट्स आज मैंने यहाँ पे लिखे नहीं हैं, तो मेरे को बताना कि ये कौन सा, क्या नाम है इस पॉइंट का, ठीक है, और इसकी क्या स्पेशलिटी है इस पॉइंट की। बट एनीवेज, ये कल लेयर्स की बात हमने कर ली थी, आज हमें लेयर के बारे में नहीं पढ़ना है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो एंथर है ये लोब थी उसकी, और बीच में यहाँ पे क्या था, कनेक्टिव था, ठीक है, जो एक लोब को दूसरी लोब से कनेक्ट करता है। और यही कनेक्टिव जो लोब्स होती हैं उनको फिलामेंट से कनेक्ट करता है, राइट। अभी सबसे पहले हमें क्या देखना है इस डायग्राम के अंदर कि ये जो इसके अलग अलग आपको यहाँ पे कॉर्नर्स दिख रहे हैं, इनके कॉर्नर्स में 4 ये इस तरह की स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं, इन्हें हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। हाँ, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स इनको, दीज आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। तो ये हो गए हमारे माइक्रोस्पोरेंजियम। अब कितने माइक्रोस्पोरेंजियम है, 4। तो सबसे पहले जो माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं इनके अंदर आपको ये बंचेस दिख रहा है, सेल्स का क्लस्टर दिख रहा है। तो ये जो सेल्स होती हैं इन सेल्स को हम बोलते हैं स्पोरोजिनस सेल्स, ठीक है। ये जो स्पोरोजिनस सेल्स होती हैं यही सेल्स आगे चल के माइक्रोस्पोर्स बनाती हैं। अब ये सेल्स माइक्रोस्पोर्स कैसे बनाती हैं, दीज ऑल आर डिप्लॉइड सेल्स, ठीक है, दीज ऑल आर डिप्लॉइड सेल्स। तो हम क्या बोलेंगे, स्पोरोजिनस सेल्स क्या होती हैं, दे आर कैपेबल ऑफ प्रोडक्शन या फिर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर्स, ठीक है, दे आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर्स। तो सबसे पहले होता क्या है कि जो सेल्स होती हैं इसके अंदर, ठीक है, अभी हम क्या देख रहे हैं कि जब ये एंथर यंग होता है, जब एंथर यंग होता है तो ये जो स्पोरोजिनस सेल्स हैं ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लिंक्ड होती हैं, ठीक है, सटी हुई होती हैं, एक दूसरे के बहुत करीब होती हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो बीच में बहुत ही कम स्पेस होता है या नहीं होता है स्पेस। तो जैसे जैसे एंथर ग्रो करता है, एंथर जैसे जैसे ग्रो करता है, यंग से मैच्योर की तरफ जाता है, तो क्या होता है, इसकी जो ये माइक्रोस्पोरेंजियम है इसका जो साइज़ है वो एनलार्ज होने लगता है, ठीक है। तो इसका जो साइज़ होता है वो क्या होने लगता है, एनलार्ज, राइट। तो इसका जो साइज़ है वो एनलार्ज होने लगता है, और एनलार्ज होने की वजह से ये जो अंदर की तरफ स्पोरोजिनस सेल्स हैं ये आपस में थोड़े थोड़े से एक दूसरे से अपार्ट हो जाते हैं। अपार्ट का मतलब क्या है, इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस क्रिएट हो जाता है। अगर हम यहाँ पे इन सेल्स को बना के देखें तो इनके बीच में क्या क्रिएट हो जाता है, स्पेस। फॉर एग्जांपल ये मैं यहाँ पे सेल्स बना रहा हूँ, दीज आर नाउ स्पोरोजिनस सेल्स एंड दे आर हैविंग स्पेस बिटवीन दैम। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा सा स्पेस दिख रहा होगा कंपैरेटिवली दिस वन, यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो गया है। तो अब ये जो सेल्स हैं थोड़ी थोड़ी खुली खुली हो गई है, एकदम ओपन टाइप हो गई हैं, ठीक है, बीच में स्पेस है। और अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो आपने देखी कि ये जो
पहले वाले से ये स्ट्रक्चर कैसी हो गई, बड़ी हो गई, बिकॉज जो एंथर था वो ग्रो कर रहा था, वो मैच्योर हो रहा था, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर बड़ी हो गई। और स्ट्रक्चर बड़ी होने से इसके अंदर जो सेल्स होती हैं वो सेल्स बड़ी नहीं होती, उनका साइज़ अनलार्ज नहीं होता है, बट ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इसका साइज़ बड़ा होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो सेल्स होती हैं, अब हम इस माइक्रोस्पोरेंजियम को इसको बोलते हैं पोलन सैक। क्या बोलते हैं इसको? पोलन सैक। और इसके अंदर जो सेल्स होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इनको हम बोलते हैं स्पोरोजिनस सेल्स हैं। लेकिन ये सेल्स क्या करने वाली हैं? ये सेल्स हैप्लॉइड सेल्स बनाने वाली हैं, स्पेशली माइक्रोस्पोर्स बनाने वाली हैं। इनको बोलते हैं एमएमसी। यस, एमएमसी मीन माइक्रोस्पोर मदर सेल, राइट, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं ये कैसी होती हैं इन नेचर? डिप्लॉइड, ठीक है, डिप्लॉइड होती हैं ये। और यही वो सेल्स होती हैं जो फाइनली मियोसिस करती हैं, रिडक्शनल डिवीज़न करती हैं। और आपको पता है रिडक्शनल डिवीज़न के अंदर हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम द डिप्लॉइड सेल। तो अगर हम इसको एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है जो कैसी सेल है? डिप्लॉइड है, और हमने इसको क्या बोला है? एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करती है? ये रिडक्शनल डिवीज़न करती है और क्या बनाती है? ये माइक्रोस्पोर टेट्राड, ये बनाती है माइक्रोस्पोर टेट्राड। यस, क्योंकि ये जो सेल होती है ये रिडक्शनल डिवीज़न करके और मियोसिस के थ्रू, हमें पता है कि जब मियोसिस होती है तो एक सेल से 4 डॉटर सेल्स बनती हैं, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर जो टेट्राड्स होते हैं वो टेट्राड्स में 1 से 4 बनेंगे, इसलिए टेट्राड्स हैं। माइक्रोस्पोर्स क्योंकि छोटे होते हैं। और दूसरा क्या होता है कि ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड्स होते हैं ये अलग अलग स्ट्रक्चर के अंदर हो सकते हैं, कोई एक ही डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं है। फॉर एग्जांपल एक बार समझ लेते हैं, सपोज़ करो कि एक स्ट्रक्चर है जो इस तरह से हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 सेल हैं, 3 यहाँ दिख रहे हैं, एक बैक साइड होगा अगर 3D में देखें, या फिर इस तरह से हो सकते हैं ये ठीक है, या फिर ये इस तरह से हो सकते हैं, और या फिर ये किस तरह से हो सकते हैं, या फिर ये इस तरह से हो सकते हैं, राइट। तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स हमको मिलती हैं इस टेट्राड के अंदर। अभी जो ये वाली स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं आइसोबाइलेटरल। इस वाली स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लीनियर, और इसको बोलते हैं एफ शेप्ड। क्या बोलते हैं इसको? कॉमन एंजियोस्पर्म के अंदर सबसे कॉमन स्ट्रक्चर जो होती है वो होती है ये वाली टेट्राहेड्रल टाइप, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये क्या है? टेट्राहेड्रल, ये माइक्रोस्पोर्स बन गए हैं, ठीक है। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल थी जो डिप्लॉइड थी, इससे हैप्लॉइड सेल्स बनी माइक्रोस्पोर टेट्राड्स। तो हो क्या रहा है, सबसे पहले आपने देखा कि जब एंथर यंग से मैच्योर होने लगा, ग्रो करने लगा, उसके साथ साथ इसका जो माइक्रोस्पोरेंजियम था उसका साइज एनलार्ज हो गया। एनलार्ज होने की वजह से जो अंदर के स्पोरोजिनस सेल्स थे वो थोड़े थोड़े से दूर दूर हो गए, उनके बीच में स्पेस आ गया। स्पेस आने की वजह से अब ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं फिर वो मियोसिस करती हैं। मियोसिस करने की वजह से माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाती है, मोस्ट कॉमन फॉर्म होती है टेट्राहेड्रल। और जैसे जैसे ये बनते जाते हैं, अब क्या होगा यहाँ पे, अब एक तो स्टेज आ गई ये वाली, अब दूसरी स्टेज में क्या होने वाला है, ये सारे के सारे जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स थी वो किस में कन्वर्ट हो गई हैं? बताइए किस में कन्वर्ट हो गई हैं सारी की सारी सेल्स? इसमें माइक्रोस्पोर टेट्राड्स में, राइट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बन जाएंगे? माइक्रोस्पोर टेट्राड्स, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे अब सारे के सारे क्या बन गए? माइक्रोस्पोर टेट्राड्स।
राइट। अब ये जो माइक्रोस्पोर टेट्रास होते हैं, फाइनली जब डेहिकेशन होता है इसका, जब ये डिहाइस होता है एंथर, और एंथर डिहाइस होकर क्या रिलीज करता है, पोलन ग्रेन्स। तो अभी ये पोलन ग्रेन्स नहीं बने हैं, अभी ये कन्वर्ट होंगे पोलन ग्रेन्स में। पोलन ग्रेन्स में कन्वर्ट होने के लिए कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं, जिसकी वजह से अब इसके अंदर 4 सेल्स दिख रही हैं। फाइनली फिर जो पोलन ग्रेन होता है इसमें कितनी सेल्स दिखती हैं, 2। एक होती हैं जनरेटिव सेल्स और दूसरी होती हैं ट्यूब सेल्स, ठीक है। अब दोनों, जिसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल्स और जनरेटिव सेल्स, अब ये जो दोनों, ये जो टेट्रास आप देख पा रहे हो, जब ये कन्वर्ट होते हैं पोलन ग्रेन्स के अंदर, तो इनकी जो ये स्ट्रक्चर दिख रही है, आउटर वॉल दिख रही है, उसमें भी चेंजेस आते हैं। क्योंकि आपने पढ़ा है कि जो पोलन ग्रेन होता है उसके अंदर 2 टाइप्स की वॉल्स होती हैं, इनर वॉल और आउटर वॉल। इनर वॉल को इंटाइन्स बोलते हैं, आउटर वॉल को एक्साइन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम एक नॉर्मली स्ट्रक्चर देखें पोलन ग्रेन की, तो पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, यस टेल मी। पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है, दिस इज कॉल्ड इंटाइन, ठीक है, जिसके अंदर 2 तरह की सेल्स होती हैं। एक होती है जनरेटिव सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स, या इसको हम बोलते हैं कौन सी, ट्यूब सेल्स, बिकॉज इट विल प्रोड्यूस पोलन ट्यूब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होगा, जब हम इसकी आउटर सरफेस को देखते हैं, आउटर लेयर को देखते हैं, तो वो कुछ इस तरह की दिखती है, ठीक है। वो पूरी तरह से कॉन्टीन्यूस नहीं होती है, उसके अंदर कुछ गैप होता है, राइट। मैं इसको इस तरह से बना देता हूँ, दिस इज कॉल्ड एक्साइन। और जो पोलन ग्रेन्स की स्ट्रक्चर होती है स्फेरिकल शेप होती है, ठीक है। बीच में क्या होता है, गैप होता है। ये गैप क्यों होता है, बिकॉज आपको पता है ये स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, और स्पोरोपोलेनिन होने की वजह से ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस होता है, जिसको कोई भी एंजाइम, कोई भी केमिकल रप्चर नहीं कर सकता, जिसकी वजह से यहाँ पे बीच में गैप होता है। और गैप होने के साथ ही ये एयर से मॉइस्चर लेता है, वाटर लेता है, जिसकी वजह से फिर पोलन ट्यूब क्या होती है, यहाँ से जर्मिनेट होती है इन पोर से। इसको क्या बोलते हैं, जम पोर, ठीक है। और ये पोर के थ्रू ही क्या होती है, पोलन ट्यूब जर्मिनेट होती है, ठीक है। जर्मिनेट होने के बाद में फिर वो स्टिग्मा से होते हुए स्टाइल और ओवरी के पास जाती है। बट एनीवेज, अभी हमने आज पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और इसके बाद में हम पढ़ेंगे डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स, किस तरह से जो पोलन ग्रेन्स हैं वो बनते हैं, किस तरह से ये जो सेल्स होती हैं इनका वर्क होता है, और फाइनली कैसे फिर ये पोलन ग्रेन्स इस पूरे एंथर से डिहाइस हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं, और डिफरेंट काइंड के पॉलिनेटिंग एजेंट्स के थ्रू ये प्लांट्स के फीमेल पार्ट पे जाके अटैच होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो फटाफट से मैं अपलोड करने वाला हूँ, इसको समझ लेना, इसको डायग्राम को नोट कर लेना। और हाँ, स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर बुक में मालवेसी फैमिली किधर है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दे रखी होती हैं, ठीक है। तो मैं कुछ एक्स्ट्रा बता देता हूँ, 1-2%, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगर आप नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट के लिए देख रहे हो, तो उसके लिए फाइनली एनसीईआरटी सबके पास है, कोई भी पढ़ सकता है। अगर 1-2% एक्स्ट्रा आपको समझ में आता है तो आप उसको नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है। चलिए, थैंक यू।